लेख का नाम देहाती बोलियां भाग 1। लेखक सादत हसन मंटो। वाचनकर्ता अमित पांडे। आइए आपको पंजाब के देहातों की सैर कराएं। ये हिंदुस्तान के वो देहात हैं जहां रुमान तहजीब व तमद्दुन के बोझ से बिल्कुल आजाद है, जहां जज्बात बच्चों की मानिंद खेलते हैं। यहाँ का इश्क ऐसा सोना है जिसमें मिट्टी मिली हुई है। तसना और बनावट से पाक इन देहातों में बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के दिल धड़कते हैं। कदम कदम पर आपको शायरी नजर आएगी जो औजान की कैद और लफ्जी बंदिशों से बिल्कुल आजाद है। यहाँ की खुली हवा में आप चलें फिरेंगे तो आप अपने अंदर एक नई जिंदगी पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप भी इश्क कर सकते हैं। आपके अंदर भी फैलकर वालहाना वसअत इख्तियार कर लेने की कुव्वत मौजूद है। आप भी परिंदों की ज़बान समझ सकते हैं और हवाओं की गुनगुनाहट आपके लिए भी कुछ मानी रखती है। जब अबाबीलें खामोश आसमान में डुबकियां लगाती हैं और शाम को चमगादड़ें कतार अंदर कतार जंगलों की तरफ तैरती हैं और गांव वापस आने वाले ढोर ढंगरों के गले में बंधे हुए घुंघरू बजते हैं और फिजा पर एक दिल फरेब नाच की सी कैफियत तारी हो जाती है, तो आपका दिल भी कभी फैलेगा और कभी सिकुड़ेगा। वो देखिए, सामने कच्चे कोठे जमीन पर लेटे हुए हैं। दीवारों पर बड़े बड़े उपलों की कतार दूर तक चली गई है। मिट्टी के ये घरौंदे भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनमें फासिला नहीं। एक कोठा दूसरे कोठे से हम कनार है। इसी तरह उस खुले मैदान पर एक और खुला मैदान बन गया है। उन कोठों पर चारपाइयां औंधी पड़ी हैं। गन्ने के लंबे लंबे छिलके जा बजा बिखरे हुए हैं। दोपहर का वक्त है। धूप इतनी तेज है कि चील भी अंडा छोड़ दे। फिजा एक ख्वाबगों उदासी में डूबी हुई है। कभी कभी किसी चील की बारीक चीख उभरती है और खामोशी पर एक खराश सी पैदा करती हुई डूब जाती है। मगर इस तेज धूप में ये कोठे पर कौन चढ़ा है? अरे, ये तो कोई इस गांव की मुटियार है। देखो तो किस अंदाज से तपे हुए कोठे पर नंगे पैर चल रही है। ये लो, वो खड़ी हो गई। उसे किसका इंतजार है? उसकी आंखें किसको ढूंढ रही हैं? बबूलों के झुंड में ये क्या देख रही हैं? कब तक ये ऐसे खड़ी रहेगी? क्या उसके पैर नहीं जलते? शायद उसी ने ये कहा होगा, कोठे अपर खड़ियां, मेरी सटरा पैरा दियां तड़ियां, मेरा यार नजर ना आवे। यानी कि मैं कोठे पर खड़ी हूं और यूं खड़े खड़े मेरे पैर के तलवे जल गए हैं, लेकिन मेरा आशिक नजर नहीं आता। नहीं, उसने तो गन्ने के सूखे हुए छिलके इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये फिर बार बार उधर क्यों देखती है जिधर बूढ़े बरगद के साए तले एक नौजवान हाथ में एक लंबी लाठी लिए खड़ा है? क्या ये उसका वो तो नहीं? उसकी लाठी पर पीतल के कूके कितने चमक रहे हैं। हम इधर नौजवान की तरफ देखते रहे और उधर आखिरी कोठे पर, जो कि यहां से काफी दूर है, एक और नौजवान लड़की नमूदार हो गई। दूर से कुछ दिखाई तो नहीं देता, मगर उसकी नाक की लौंग कितनी चमक रही है। क्या इसी लौंग के बारे में ये कहा गया है? तेरे लौंग द पया लश्कारा, हालिया ने हल डकते। मतलब
तेरे लौंग यानी कि नाक की कील ने जब चमक पैदा की तो हल चलाने वालों ने अपने हल रोक लिए इस ख्याल से कि बिजली चमक रही है और बारिश आ रही है। अजी नहीं, ये तो कुछ और ही मामला है। ये देखिए, इधर की लड़की उस लड़की को इशारा कर रही है, शायद उसे आने के लिए कह रही है। फिर उस तरफ भी झुककर देखती है जहां गांव का वो नौजवान आदमी साए तले खड़ा है, एक हाथ से लाठी पकड़े है और दूसरे हाथ से अपने गले में पड़े हुए तावीजों से खेल रहा है। इस मंजर को देखकर वो बोली याद आ जाती है जो इस गांव के तमाम लड़कों को याद है। क्या है? हाँ, मुंडा मोलिया तवेता वाला दमड़ी दा सक मिलके। मतलब एक तगड़े जवान को जिसने आफात से महफूज रहने के लिए तावीज पहन रखे थे, एक लड़की ने दमड़ी का सक यानी कि अखरोट या किसी और दरख्त की छाल जिससे होठ रंगे जाते हैं, मल कर मोह लिया। फिर इशारे हो रहे हैं। इधर की लड़की उसे जल्दी आने के लिए इशारा कर रही है। साफ साफ क्यों नहीं कह देती, कोठे कोठे आ लछिए तेनू बंतों दा यार बखावा। मतलब कोठे कोठे चली आ लच्छी, मैं तुझे बंतों का आशिक दिखाऊं। क्या पता है कि ये नौजवान जो बरगद के साए तले अपनी मूछों को ताव दे रहा है, बंतों ही का आशिक हो। बंतों का ना होगा तो किसी और का होगा, क्योंकि बहरहाल उसे किसी का तो आशिक होना ही चाहिए। देखिए किस अंदाज से खड़ा है, सर पर सफेद खादी का साफा बांध रखा है और अपने को किस कदर अहम समझ रहा है। उसको दो नौजवान लड़कियों ने इस हालत में देख लिया है। अब सारे गांव की कुंवारियों को मालूम हो जाएगा कि सर पर सफेद खादी का साफा बांधकर वो बरगद के साए तले खड़ा है। क्या क्या बातें न होंगी, फप्तियां उड़ाई जाएंगी और कुर्वे पर देर तक हंसी और कह कहों के छींटे उड़ते रहेंगे। और क्या पता है कि कोई शरीर छोकरी ऊंचे सुर में ये गाना शुरू कर दे, सर बना के खद्दर दा साफा चंदरा शौकीन हो गया। यानी कि सर पर खादी का साफा बांधकर बेचारा शौकीन हो गया है। ये छोकरी जब हंसेंगी तो उसके दांतों में ठुकी हुई सोने की कीलें भी हंसेंगी। और क्या पता है कि वहां पास ही किसी झाड़ी के पीछे कोई शरीर लौंडा छिपा बैठा हो। वो ये हंसती हुई कीलें देख ले और उठकर जब खेतों का रुख करे तो दफतन उसके होंठ वाह हों और ये बोली परिंदे की तरह फिर से उड़ जाए, मौज सयारा ले गया जीने लाइयां दंदा विच मेखां। मजा तो वो सयारा ले गया जिसने तुम्हारे दांतों में ये कीलें जड़ी। ये लड़का जब खेतों से लौटकर गांव आएगा और शाम को चौपाल पर हुक्के के दौर चलेंगे तो वहां वो सफेद साफे वाला भी होगा। उसको मालूम हो जाएगा कि कुरवे पर पानी भरने के दौरान किस जालिमाना तरीके पर उसका मजाका उड़ाया गया है, तो वो अफसुर्दा और मगमूम हो जाएगा। उठते बैठते सोते जागते उसको अपनी माशूका की बेरुखी सताती रहेगी। एक आह की सूरत में आखिरकार उसके सीने में ये अल्फाज उठेंगे, कल्ला टकरें ते हाल सुनावा दुखा च पै गई जिंदड़ी। इसमें अपने किसी दोस्त को या अपने ही आप को मुखातिब किया गया है और कहा गया है, अगर तुम मुझे अकेले में मिलो तो मैं तुम्हें सारा हाल सुनाऊं, मेरी जिंदगी दुखों में घिर गई। मुमकिन है वो अपने किसी दोस्त को हमदर्द जानकर हाल दिल कहे, मगर इत्तेफाक ऐसा हो कि उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो जाए
जिसे उसने अपना हमदर्द बनाया था उसे सारे गांव में नश्र कर दे, उस पर ये जरूर कोई कहेगा, यारी उचना वकील बने लड़के 10 दिठगा। मतलब इश्क में किसी को वकील न बनाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे लड़ाई हो गई तो वो सारा भेद खोल देगा। फिर नामुराद आशिक ये समझकर कि उसका इश्क नाकाम हो रहा है, हल चलाते हुए दोपहर की उदास धूप में यकायक बोल उठेगा, मेरी लगदी किसे ना देखी, टुटदी नु जग जानदा। मतलब जब मेरी और उसकी मोहब्बत हुई तो किसी को पता तक न चला, मगर अब ये रिश्ता टूट गया है, सारी दुनिया को मालूम हो गया है और जग हंसाई का बाइस हुआ है। लेकिन क्या पता है कि दूसरी तरफ उसकी माशूका को भी कुछ कहना हो। क्या पता है कि वो इससे मोहब्बत करती हो और जाहिर न कर सकती हो, क्योंकि ये बोल उसके मुंह से बगैर किसी वजह के तो नहीं निकलेंगे। यार सी सर्वदा बूटा बीड़े विच ला रख दी। यार मेरा क्या सर्व का दरख्त था, बस उसे अपने सहन में लगा छोड़ती। इतने में फौज की भर्ती शुरू हो जाएगी, उसका ये सर व कद यार लाम पर चला जाएगा, उसकी दुनिया सूनी हो जाएगी। जब बरसात आएगी, पीपल के दरख्तों में झूले पड़ेंगे, आम के दरख्तों पर पपीहे पीहू पीहू पुकारेंगे, कोयलें कूकेंगी, सारा गांव खुश होगा तो वो अपने घर की गीली मुंडेर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर पुकारेगी, बोल वे नुवाया कावा कोयला कूक दिया। ए निमाने कौए तू ही बोल, कोयलें कूक रही हैं। कौआ अगर बोले तो ये समझा जाता है कि कोई अजीज आने वाला है। मैदान खाली होने पर उस गांव में एक और आशिक भी पैदा हो जाएगा। वो हर रोज इस उम्मीद पर उसके घर के पास से गुजरा करेगा कि एक रोज वो उसे जरूर बुलाएगी और इशारों ही इशारों में बातें होंगी, मगर ऐसा नहीं होता। आखिरकार वो तंग आकर कहेगा, कदी चंद्रिये होंक न मारी चूड़े वाली बाह कड़के। आप लफ्ज चंद्री का तजुर्मा नहीं हो सकता। उर्दू में इसके लिए कोई मुतरादिफ लफ्ज मुझे नहीं मिला। चंद्री पंजाबी ज़बान में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी हमदर्दी के तौर पर इसको गुफ्तगू में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मोहब्बत और शिकायत दोनों इसमें शामिल हैं। वो उसको चंद्री से मुखातिब करता है और कहता है कि तूने कभी अपने चूड़े यानी हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियों का एक गिरोह, जो कलाई से लेकर कोहनी तक देहात की औरतें पहनती हैं। वो कहता है कि तूने कभी अपने चूड़े वाला बाजू बाहर करके मुझे इशारा नहीं किया, मुझे अपने पास नहीं बुलाया। एक जमाना गुजर जाएगा, इश्क की दास्तां फसाना बन जाएगी और आखिर एक रोज ये देहाती हसीना किसी के साथ ब्याह दी जाएगी। उसके ब्याह पर लोगों में चीमिगोइयां होंगी। लोग उसका और उसके खाबिंद का मुकाबला करेंगे और कोई नौजवान चीख उठेगा, मुंडा रूही दा ककरदा जातो ब्याह के ले गया चन वर्गी। मतलब रूही दी ककर एक खास किस्म के बबूल को कहते हैं, जिसकी लकड़ी बड़ी करख्त और काली होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्द जो कि रूही के बबूल की तरह खुरदरा और काला था, चांद जैसी दुल्हन ब्याह कर ले गया है। पहली रात आएगी, हजारों कपकपाहटें अपने साथ लिए। एक पलंग पर दुल्हन गठड़ी बनी हुई अपने हिना आलूद हाथ जोड़ेगी और अपने आमदे जुल्म खाबिंद से मिन्नत भरे लहजे में कहेगी, मैनू अज दी रात ना छेड़ें, मेहंदी वाले हथ जोड़ दी।
मुझे सिर्फ आज की रात न छेड़ो, देखो मैं अपने हिना आलूद हाथ जोड़ रही हूं। क्या वो मान जाएगा? क्या जोड़े हुए हिना आलूद हाथ उस जालिम के दिल में रहम पैदा कर देंगे? खैर, इस किस्से को छोड़िए, ये मरहला किसी न किसी तरह तय हो ही जाएगा। दुल्हन पुरानी हो जाएगी, फिर झगड़े शुरू होंगे और एक रोज उसका खाविंद उसके पहले आशिक को बुरा भला कहेगा, तो वो उस वक्त सीने पर पत्थर रखकर खामोश तो हो जाएगी, मगर अकेले में उसके मुंह से ये बोल निकलेंगे, मेरे यार नू मंदाना बोली, मेरी भानुएं गुत पट लई। मेरी तुम चुटिया जड़ से उखेड़ लो, मगर मेरे यार को बुरा ना कहो। और फिर यूं ही उम्र बीत जाएगी और ये फसाना इस देहात में नए फसाने पैदा करेगा। लेख का नाम देहाती बोलियां भाग 1। लेखक सादत हसन मंटो। वाचनकर्ता अमित पांडे।